एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के पीटी टू को इंग्लिश में आवधिक परीक्षा भी बोलते हैं और इसके अलावा जो है कालांशिक परीक्षा भी बोलते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो सैंपल पेपर है ये 2025-26 का है, कक्षा 7वीं से संबंधित है और विषय रहेगा हमारा हिंदी। इसमें कुल अंक जो दिए गए हैं वो 40 हैं और समय जो दिया गया है वो 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। क्या क्या लिखा गया है कि इस प्रश्न पत्र में 3 भाग हैं, क, ख और ग। क भाग में अपठित गद्यांश और पद्यांश है। ख भाग में व्याकरण है और रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न है। ग भाग में प्रश्नोत्तर लेखन है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर क्रम अनुसार लिखना है और लिखते समय हमें वर्तनी का विशेष ध्यान रखना है। ये कुछ प्रश्न थे, देखते हैं अब हम आगे क्या क्या इसमें दिया गया है। भाग क, अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्न एक क्या कहता है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अंक कितने हैं? 5 रहेंगे। चलिए क्या दिया गया है गद्यांश में वो पढ़ते हैं। हमारा देश भारत एक विशाल देश है। इसका इतिहास अत्यंत प्राचीन तथा समृद्ध रहा है। भारत एक बहुआयामी संस्कृति वाला अद्भुत देश है। बहुआयामी का मतलब होता है बच्चों कि भारत में बहुत तरीके की जो है कल्चर देखने को मिलता है। बहुआयामी मतलब मल्टी डायमेंशनल। यहाँ अनेक भाषा, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, जाति तथा मान्यताओं को मानने वाले लोग निवास करते हैं। विविधता में एकता भारत की पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर प्रेम भाव से यहाँ रहते हैं। विविधता के बीच एकता तथा राष्ट्र प्रेम की भावना के कारण ही हमारे देश की आन बान शान का झंडा पूरे विश्व में लहरा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों कुल मिलाकर जो है हमारे देश के बारे में बताया गया है, हमारे देश की संस्कृति के बारे में बताया गया है, हमारे देश में रहने वाले विभिन्न संप्रदायों, भाषा के लोगों के बारे में यहाँ बताया गया कि किस तरीके से भारत जो है बहुभाषी होते हुए, बहुत सारे धर्मों को मानने वाला होते हुए भी किस तरीके से एक है और किस तरीके से लोग मिलजुल कर रहते हैं, इस गद्यांश में बताया गया है। प्रश्न देखते हैं क्या है, भारत की पहचान किससे है? प्राकृतिक सौंदर्य से, विविधता में एकता से। तो यही इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं? केवल हिंदू और मुस्लिम, केवल हिंदू, केवल सिख और ईसाई। बिल्कुल गलत है तीनों ऑप्शन। इसका आंसर हो जाएगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। गद्यांश के अनुसार यही बताया गया है। इसके अलावा हमारे देश में बच्चों जैन धर्म के लोग भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी रहते हैं और पारसी धर्म के लोग भी रहते हैं। आगे है, भारत का इतिहास किस प्रकार का इतिहास रहा है? आधुनिक इतिहास है, सीमित है, अस्पष्ट है या फिर प्राचीन भी है और समृद्ध भी है। तो भारत का जो इतिहास रहा है वो बहुत प्राचीन है और भारत का इतिहास समृद्ध भी है। समृद्ध मतलब बहुत ज्यादा उसमें इतिहास में बहुत सारे पड़ाव देखने को मिलते हैं। रिच कल्चर रहा है। आगे है, विविधता और एकता के कारण भारत का कौन सा गुण विश्व में प्रतिष्ठित है? जैसे भारत में क्या है कि बहुत सारे डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज को लेकर, रिलीजन को लेकर और कास्ट को लेकर और भी बहुत सारे हमारे यहाँ देश में मान्यताएं हैं। विविधता है लेकिन फिर भी एकता है। का कौन सा गुण विश्व में प्रसिद्ध है? वो विश्व में प्रसिद्ध होने का एक ही कारण है कि यहाँ पर जो है राष्ट्र प्रेम के साथ लोग रहते हैं। राष्ट्र प्रेम, विविधता और एकता के कारण मतलब भी भारत के लोग जो है राष्ट्र प्रेम की भावना के साथ जो है राष्ट्र प्रेम की भावना के कारण एक साथ रहते हैं, के कारण साथ साथ रहते हैं। ठीक है, विविधता में एकता ही हमारी पहचान है और यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। इस गद्यांश से हमें भारतवासियों के लिए क्या संदेश मिलता है? इस गद्यांश से हमें भारतवासियों के लिए यही संदेश मिलता है कि सभी लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। और इसके अलावा बात की जाए प्रेम भाव से भी रहते हैं। प्रेम भावना जो है दिखाई देती है सभी लोगों में। एक दूसरे के धर्म की जो है
धर्म की जो क्या नाम लेते हैं दूसरे धर्म की मान्यताओं को जो है मानते हैं, ठीक है। प्रेम भावना दिखाई देती है, किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। ये सब बातें इस पैसेज में बताई गई। आगे चलते हैं, दूसरा क्या दिया गया प्रश्न। प्रश्न में लिखा है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ लिखा है तितली 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 कहाँ चली हो नंदन वन की रानी सी, वन उपवन में गिरी कानन में फिरती हो दीवानी सी। गिरी कानन, कानन का मतलब होता है जंगल, और बच्चों गिरी का मतलब होता है पहाड़। तितली से पूछा जा रहा है कि तितली जी, आप नंदन वन में कहाँ घूम रही हो? आप वन उपवन में, पहाड़ों पर, जंगलों में कहाँ जो है दीवानी सी होकर घूम रही हो? कभी आप फूल फूल पर जाती हो, अटक अटक कर करती कुछ मनमानी सी, पत्ती पत्ती से कहती कुछ अपना प्रणय कहानी सी, अपनी प्रणय कहानी सी। यह मस्ती कितनी चंचलता किससे अली तुमने पाई, कहाँ जा रही हो इस निर्जर मंदिर ऊषा में अलसाई। सोते ही सोते मीठी सी सुधी तुमको किसकी आई, जो चल पड़ी जाग तुम झटपट लेते लेते अंगड़ाई। तो ये पैसेज दिया गया है। पूरे पैसेज में तितली के बारे में बताया गया है, तितली की गतिविधियों के बारे में बताया गया कि तितली क्या क्या एक्टिविटी कर रही है। अब प्रश्न देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। पहला प्रश्न है कि कविता में तितली की को किससे तुलना की गई है? सूरज की रानी से, नंदनवन की रानी से, पर्वत की रानी से, आकाश की रानी से। तो तितली की जो तुलना की गई है वो की गई है नंदनवन की रानी से। पहली लाइन में यहाँ बताया गया बच्चों कि कहाँ चली हो नंदनवन की रानी सी, कि भाई जैसे जिस प्रकार से नंदनवन की रानी जो है जाती है, ऐसे ही तितली को बताया गया कि कहाँ जा रहे हो। तितली अपने समय का उपयोग कैसे कर रही है? सोकर आराम कर रही है, फूलों और पत्तियों पर उड़कर मस्ती कर रही है। तो यही उत्तर है। तितली जो है अपने समय का सदुपयोग फूलों पर मंडराकर, पत्तियों, एक फूल से दूसरे फूल तक जाती है, दूसरे पत्तियों से तीसरी पत्तियों पर, ऐसे वो दिन भर अपने समय का उपयोग करती है। अगला है प्रश्न, कविता का मुख्य भाव क्या है? तितली की चंचलता और मस्ती का वर्णन, तितली का भय और डर, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तितली का संघर्ष और परिश्रम, तितली का ज्ञान और बुद्धिमत्ता, यहाँ इन सब की बात नहीं हुई है। यहाँ तो तितली की चंचलता और तितली की मस्ती का वर्णन है। किस तरीके से दिन भर तितली अपनी चंचलता से और मस्ती से दिन भर फूल पत्तियों पर घूमती रहती है। कभी एक फूल पर बैठती है, कभी वहां से उड़कर किसी और जगह चली जाती है। तो यहाँ जो है मुख्य रूप से तितली की चंचलता का वर्णन किया गया। अगला प्रश्न है, कविता में तितली किस समय में अपने अंगड़ाई लेती हुई दिखाई देती है? तो यहाँ बताया है पैसेज के अनुसार कि अ, सोते ही सोते मीठी सी सुधी तुमको किसकी आई, जो चल पड़ी जाग तुम झटपट लेती अंगड़ाई। तो कब लेती है अंगड़ाई? किस समय अंगड़ाई लेती उठती है? जब जब तितली अचानक से अचानक से सोकर उठती है, अचानक से सोकर उठती है, तब वह अंगड़ाई लेती है। ये हो गया जी। आगे प्रश्न क्या दिया गया है? तितली फूल फूल और पत्ती पत्ती पर उड़कर क्या वक्त करती है, क्या बताती है? तो यहाँ ऊपर बताया गया था कि जो तितली फूल फूल पर उड़कर और जो है पत्ती पत्ती पर उड़कर अपनी प्रणय कहानी, अपनी जो है प्रणय कहानी को, अपनी प्रेम कहानी को, अपनी प्रेम कहानी एवं मनमानी व्यक्त, व्यक्त का मतलब होती है बताती है, व्यक्त करती है, बताती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है व्याकरण से संबंधित प्रश्न। क्या दिया गया वो देख लेते हैं। व्याकरण में लिखा गया है व्याकरण और रचनात्मक लेखन, प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए विशेष्यों के लिए अपने मन से विशेषण सोचकर लिखिए। जैसे ये वर्षा है, वर्षा, पानी, बादल, डालियां, ये सब विशेष्य हैं। इनके आगे हमने विशेषण लगाने हैं। तो जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं भारी, विशेषता बतानी बारिश की, वर्षा, वर्षा की विशेषता भारी वर्षा हुई। या फिर हम लिख सकते हैं हल्की वर्षा हुई, या फिर हम लिख सकते हैं तेज वर्षा हुई।
तो इस तरीके से हम विशेषण लगाएं। पानी, पानी के लिए हम लिख सकते हैं ठंडा पानी, ठीक है, गर्म पानी, तो पानी यहां लिख देंगे। इसके अलावा लिख सकते हैं हम गंदा पानी। बादल, बादल जो है काले बादल, काले बादल, घने बादल, सफेद बादल, तो ये विशेष्य है हमारा बादल शब्द। इनके आगे जो शब्द लिखे हैं वो विशेषण। डालियां, तो डालियों के बारे में हम लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं डालियां, यहाँ लिखेंगे हम घनी डालियां, या फिर कमजोर, कमजोर डालियां, मजबूत डालियां, हरी भरी डालियां, हरी भरी डाली। तो इस तरीके से आप विशेषण शब्द लिख सकते हैं। अब आगे है कि प्रश्न 4, ईय और इक प्रत्यय लगाकर दो दो शब्द लिखिए। देखिए, ईय से बच्चों एक मैं बता देता हूं, एक आप खुद से लिखेंगे। जैसे भारत, भारत में ईय जोड़ दिया तो बन गया भारतीय। क्या बन गया? भारतीय, भारतीय। इक, देव जमा इक, क्या बन गया? दैविक। एक शब्द और लिख देता हूं, नगर प्लस इक, क्या बन जाएगा? नागरिक। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने शब्द बनाने। अब क्या करना है? नेक्स्ट प्रश्न है आ से, आ से और प्र से हमने क्या करना है? उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखना है। आ से आकार, आजन्म, आमरण, ठीक है, आसक्त, तो ये ढेर सारे शब्द बने। प्र से प्रचार, प्रसार, प्रबल, प्रलय, तो ये बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं। आपको सिर्फ दो दो शब्द बनाने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? प्रश्न 6 है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे यहाँ लिखा है अभी अभी, वर्तमान काल में आपने वाक्य बनाना है। इन सबको हम यहाँ लिखते हैं बच्चों, ऊपर जो जगह दी गई है। छोटे छोटे आसान आसान शब्द हम बनाएंगे। अभी अभी, ठीक है, अभी अभी से लिखना है हमने। वह अभी अभी स्कूल पहुंचा होगा। ठीक है, आगे है जल्दी ही, जल्दी ही। फिर हम लिखेंगे जल्दी ही स्टेशन, स्टेशन से स्टेशन से गाड़ी छूट जाएगी। ऐसे ही आप एक और वाक्य बना, परसों, भूतकाल में बनाना है। बीते समय में तो जो है परसों मैं जो है खेल देखने गया, तो ये हो सकता है परसों मेरा हिंदी का पेपर था। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न 7 क्या दिया गया? दिए गए शब्दों के दो दो समानार्थी शब्द लिखिए। बारिश का क्या होता है? बारिश का ऊपर एक शब्द आया है, पहले तो लिख देते हैं बरखा, बरखा एक शब्द है, वर्षा और बारिश हो गया। दो हो गए हैं हमारे। मेघ का हम लिखेंगे घन, एक लिखेंगे हम जलद, एक लिखेंगे हम अम्बुद, वारिद, अम्बुद, वारिद, नीरद, ढेर सारे हो जाएंगे। अंबर, आसमान, आकाश, आकाश, गगन, नभ, व्योम, अंतरिक्ष, तो ढेर सारे शब्द आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए, बारिश के बारे में बरखा है, वर्षा है, और इसके अलावा भी आप जो है सब लिख सकते हैं। आगे है जी, क्या दिया गया है? किसी एक विषय के बारे में लिखना है। क्या है वो विषय? देख लेते हैं। लिखा है खेल के मैदान में खेल अध्यापक तथा विद्यार्थी के बीच में संवाद हुआ, उसके बारे में लिखिए। या फिर आपका नाम ऋतिक है या ऋतिका है, आपके छोटे भाई का नाम कनिष्क है, अपने छोटे भाई को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। तो हमने एक बधाई पत्र लिखना है जिसमें हमें अपने छोटे भाई कनिष्क को जो है बधाई देनी है, क्योंकि उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। या फिर हम लिख सकते हैं
खेल के मैदान में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए संवाद के बारे में। तो चलिए हम इसको बच्चों पहले ही लिख लिए हैं ताकि हम समय की बचत कर सके, ताकि वीडियो जो है ज्यादा लंबी ना हो, तो हम उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है खेल अध्यापक और विद्यार्थी के बीच में संवाद। जैसे विद्यार्थी से शुरू करेंगे, खेल के मैदान में है तो बच्चे नमस्ते करेंगे। नमस्ते सर, क्या हम आज फुटबॉल खेल सकते हैं? अध्यापक ने कहा नमस्ते, हाँ, लेकिन पहले वार्म अप कर लेना, क्योंकि कोई भी खेल जब हम खेलते हैं तो उससे पहले हल्का फुल्का में वार्म अप करना चाहिए, हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म करना चाहिए। विद्यार्थी कहता है सर वार्म अप कितनी देर करना है? अध्यापक कम से कम 5 मिनट दौड़ या स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। विद्यार्थी ठीक है सर, क्या हम 2 टीमें बनाकर खेलें? अध्यापक कहता है हाँ, लेकिन खेलते समय नियमों का ध्यान रखें। विद्यार्थी जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे। अध्यापक बहुत अच्छा, अब खेल शुरू करो, खेल भावना बनाए रखो। विद्यार्थियों ने कहा धन्यवाद सर। तो इस तरीके से आप जो है एक छोटा सा और प्यारा सा संवाद लिख सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात की गई है, छोटे भाई को हमने बधाई पत्र लिखना है। तो बधाई पत्र में शुरुआत हम ऐसे करेंगे, प्यारे भाई कनिष्क, मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आपने अपनी कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई। तुम्हारी मेहनत और लगन ने यह सफलता दिलाई है। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आशा है कि तुम आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहोगे। माता-पिता का नाम, यहाँ पर आएगा का, नाम रोशन करोगे। अपने स्वास्थ्य का भी अच्छे से ध्यान रखना। पढ़ाई नियमित रूप से करते रहना। तुम्हारी दीदी रितिका और भाई है तो आप लिखेंगे तुम्हारा भाई ऋतिक। तो ये कुछ इस तरीके से आपने इसको जो है पत्र को लिखना था। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या दिया गया उसको देख लेते हैं। यहाँ पर है एक ध्यान देंगे तो यहाँ दिया गया है एक भाग ग। भाग ग में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं एक बार। भाग ग में है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने। जैसे यहाँ दिया गया है आपकी किताब में से ही कविता का एक भाग दिया गया है, उस पे आधारित प्रश्न है। लिखा क्या है? वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। मतलब कि जब वर्षा होती है और वर्षा के मौसम में जो सुहावना मौसम होता है वो सबके मन को लुभाता है। नभ में छटा अनूठी, और जब वर्षा का मौसम होता है तो उस समय पर आकाश में जो दृश्य होता है वो बहुत ही अनूठा होता है और घनघोर घटा छाती है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी ये बहे हैं, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनें अब, तालों में जीव जलचर अति हैं प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपीहे हैं गर्मी ताप खोते। कि यहाँ पर पूरे की पूरी जो कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है, किस तरीके से ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है तो प्रकृति में किस तरीके के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो वो बताया गया है कि ठंडी हवा चलती है तो डालियां हिलती हैं, बागों में गीत गाती हैं मालिनें, और जो तालाब में जो जीव रहते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में तालाब, आसपास के जो झीलें, तालाब, झरने वो सूख जाते हैं। लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है तो फिर से वहां पानी भरता है और जीव जंतु खुश हो जाते हैं। और उन्हीं में ही एक जीव होता है पपीहा। पपीहा क्या करता है बच्चों? पपीहा वैसा पानी नहीं पीता है किसी झील नदी का, वो सिर्फ जब बारिश होती है तो बारिश का ही पानी पीता है। अन्यथा वह गर्मी के मौसम में प्यासा जो है घूमता रहता है। यहाँ ये बताया गया। अब आगे प्रश्न देख लेते हैं। कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो हम बताएंगे कि यहाँ वर्षा ऋतु का वर्णन है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। नभ में कैसी छटा छाई हुई है? धूप की छटा, धुंध की छटा, धूल की छटा या अनोखी छटा? तो हम कविता के आधार पर बताएंगे कि नभ में जो छटा छाई हुई है वो अनोखी छटा है। तीसरा प्रश्न है, बादलों के साथ क्या हो रहा है? तो बादल वे उड़ रहे हैं, बादल बरस रहे हैं, बिखर रहे हैं, गरज रहे हैं। तो हम ऊपर चलकर देख लेते हैं बादलों के बारे में क्या बताया गया है। बादल गरज रहे हैं, तो हम यहाँ पर यही लिख इसमें उत्तर ढूंढेंगे कि बादल गरज रहे हैं। बाग में मालिनी क्या कर रही हैं? बाग में मालिनी पौधे लगा रही है, बिल्कुल गलत। सुंदर गीत गा रही हैं मालिनी, तो यहाँ पर हो जाएगा ग उत्तर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्न वाक्य में से हमने क्या ढूंढना है? विशेषण शब्द पहचानना है। तो चलती हवा है ठंडी, तो यहाँ विशेषण शब्द है चलती। चलती तो बच्चों क्रिया शब्द होता है, ठीक है। हवा जो है विशेष्य शब्द है, यहाँ पर विशेष्य शब्द है हवा।
तो ठंडी जो शब्द है वही विशेषण है, यही इसका उत्तर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 9 की तरफ देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर हमें लिखने हैं। कुल जो है 10 अंक के ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बिरजू महाराज के अनुसार नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? दूसरा प्रश्न है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कविता में बिना विचारे कार्य करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? तो इनके प्रश्न बच्चों हमने लिखे हैं, तो हम उनको भी हम एक बार देख लेते हैं, एक एक प्रश्न के उत्तर पर बात करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों जिसका हम उत्तर पढ़ रहे हैं, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि संगीत में क्या है, लय होती है, सुर होते हैं और अतः उसका ज्ञान अति आवश्यक है। लय एक तरह का आवरण होता है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करता है। जब भी किसी नृत्यक होता है नाचने वाला, जब किसी नृत्यक को संगीत की समझ नहीं होगी तो बच्चों वो उस पर किसी भी गीत पर वो नृत्यक को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ना तो लय की समझ होगी, सुर की समझ नहीं होगी, ताल की समझ नहीं होगी। तो अगर नृत्यक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि नृत्य की लय ठीक है या नहीं है। यदि किसी भी नृत्यक को सुर लय ताल की समझ नहीं है तो वो अपना नृत्य अच्छे से प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। इसीलिए बिरजू महाराज के अनुसार जो है नृत्य सीखने के लिए पहले संगीत की समझ होना बहुत आवश्यक है। अब दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा था कि बिना सोचे समझे काम करने से क्या हो सकता है? कार्य करने से काम बिगड़ जाता है। जब काम बिगड़ जाता है तो बाद में पछताना पड़ता है। इसके बाद में लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़ता है और जब हम हंसी के पात्र बनते और काम बिगड़ जाता है तो हमारे मन में जो है पछतावा भी होता है और जो है मन अशांत भी रहता है। ये हमारा प्रश्न है। आगे क्या दिया गया है? कविता वर्षा बहार में कौन-कौन गीत गा रहे हैं? इसका उत्तर बच्चों हमने घ में लिख दिया है, तो यहाँ देख लेते हैं। कविता वर्षा बहार के अनुसार मालिनी, किसान, मेंढक, मोर सभी जीव-जंतु गा रहे हैं और अपनी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन-किन कार्यों को करने में रुचि थी वो बताना है। तो हमने लिखा है कि नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को मशीनों में खूब मन लगता था। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने में उनकी रुचि थी। उनके ब्रीफ केस में हरदम पंखा, फ्रिज ठीक करने वाले औजार रहते थे। इसके अलावा उन्हें पेंटिंग करने में भी मजा आता था। उनकी रुचि थी पेंटिंग करना भी। अब आगे क्या दिया गया है? घ के बाद अंग है। यहाँ लिखा है, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। फिरते लाखों पपीहे, ग्रीष्म ताप खोते, करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। तो यहाँ बच्चों है ना वर्षा ऋतु का वर्णन है। अभी ऊपर हमने पैसेज पढ़ा ही है। वर्षा ऋतु जब आती है तो वर्षा ऋतु के समय पर जो पपीहा होता है वो अपने प्यास बुझाता है वर्षा के पानी को पीकर। ठीक है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में जंगल में, वन में बहुत सारे मोर भी जो है नाच करने लग जाते हैं, डांस करने लग जाते हैं। तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ लिखा गया है कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि गर्मी के मौसम में बहुत सारे पपीहे इधर-उधर जो घूमते हैं, अपनी प्यास को भूल जाते हैं। इस समय जंगल में मोर नृत्य करते हैं। यह दृश्य बहुत सुंदर और मनमोहक होता है। यहाँ प्रकृति की सुंदरता और जीवों की गतिविधियों का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। आगे क्या बताया गया है कि बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध लेई, जो बनी आवे सहज में, ताई में चित देई। यहाँ पर ये समझाया है कवि गिरधर राय ने ये बताया बच्चों कि बीती ताही बिसार दे, कि जो समय बीत गया है उसको छोड़ दो। कई लोग क्या करते हैं, जो समय बीत गया है उसको भी अपने दिमाग में लेके बैठे रहते हैं और दुख पछतावा करते रहते हैं। लेकिन गिरधर राय कहते हैं नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें बीती बातों को भूल जाना है और आगे के बारे में सुधी लेई मतलब ध्यान रखना है। आगे के समय के बारे में हमने ध्यान रखना है, भविष्य की तरफ हमने बढ़ना है। बीती बातों को छोड़कर हमें अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। जो बन आवे सहज में, ताही में चित देई। और कवि कह रहे हैं कि जो काम बिल्कुल सहजता से बन जाए, ऐसा काम जिसको करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती है, बिल्कुल सरल काम होता है, हमें उस काम में अपना मन लगाना चाहिए। तो ये कवि का कहने का अर्थ है। अंतिम प्रश्न है बच्चों आज का, सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। किसके ऊपर? इस पंक्ति का आशय क्या है? वर्षा के ऊपर है। वर्षा नहीं होगी तो सारे जगत की शोभा खत्म हो जाएगी। पेड़ पौधे सूख जाएंगे, पेड़ पौधे सूख जाएंगे, जीव जंतु मर जाएंगे। जीव जंतु जो है, बहुत सारे जीव जंतु वर्षा पर ही निर्भर रहते हैं। तो यहाँ यही समझाया गया कि सारे जगत की शोभा निर्भर है इसके ऊपर। इस पंक्ति का आशय है कि जो वर्षा है पृथ्वी की हरियाली और जीवन का मुख्य स्रोत है।
यदि वर्षा नहीं होगी तो पृथ्वी की जो हरियाली है, पेड़-पौधे हैं, वो मुरझा जाएँगे और मुरझाने के बाद मर जाएँगे। ऐसे ही पेड़-पौधे भी के अलावा जीव-जंतु भी मर जाएँगे। और हमें वर्षा ऋतु से जगत की भलाई की प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस तरीके से वर्षा ऋतु जो है अपना पानी बिखेर कर, बरस कर लोगों में जीवन की आस पैदा करती है, उमंग पैदा करती है, इसी तरीके से हमें भी वर्षा की तरह से दूसरों के जीवन में खुशियाँ भरनी है और दूसरों को की भलाई का काम करना है। तो ये था बच्चों हमारा पीटी 2 का पेपर क्लास 7th का हिंदी पेपर। आई होप कि आप सभी को ये समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी बाकी पेपर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इंग्लिश, इंग्लिश और एसएसटी मैथ्स के पेपर भी धीरे-धीरे डाले जाएँगे। साइंस का पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय-बाय।